Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, two positive charges q1 and q2 are located at the points with radius vectors r1 vector and r2 vector. Find a negative charge q3 and a radius vector r3 of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges to be equal to 0. तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या कहा गया है। इस सवाल में ये कहा गया है कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनकी पोजीशन वेक्टर हमारे को दे रखी है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। अब हमारे को फाइंड आउट करना है एक नेगेटिव चार्ज Q3 और उसकी रेडियस वेक्टर R3 वेक्टर, है ना, सच दैट कि हर एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगे, 0 लगे। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि Q1 यहां पर है और Q2 यहां पर है। क्लियर है ये बात? और इनकी पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर Q1 और Q2 को कनेक्ट करता हुआ एक वेक्टर बनाया है जिसका जो हेड है वो Q2 की तरफ है। तो इस वेक्टर को हम लोग ट्राइंगल लॉ से क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा रिपल्सिव, और उसकी डायरेक्शन जो हम लोग समझ पा रहे हैं, इट विल बी सेम एज दैट ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उसी तरीके से Q2 जो Q1 पे धक्का लगाएगा, है ना, उसकी डायरेक्शन हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में होगी, तो इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज Q3 है इसे कहाँ पर होना चाहिए, इट हैज़ टू बी समवेयर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, है ना। लेटर से कि मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ। तो Q3 का रोल क्या है कि Q3 को Q1 पर ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा सच दैट कि जो फोर्स Q2 Q1 पर लगा रहा है उसको वो कैंसिल आउट कर दे। साथ ही साथ Q3 को ये भी मेक श्योर करना होगा कि जो फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है उसको भी ये कैंसिल आउट कर दे। और साथ ही साथ Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो ये दोनों Q3 को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और दे नीड टू मेक श्योर कि Q3 पर भी नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमारे को सवाल में कहा गया था कि Q3 की पोजीशन वेक्टर को हमें क्या कॉल करना है, तो Q3 की पोजीशन वेक्टर को हमें कॉल करना है R3 वेक्टर। क्लियर है ये बात? और चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और भी चीज़ें देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर Q1 और Q3 को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को, है ना, देख पा रहे हैं। और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बेसिकली क्या हो जाएगा, तो हम लोग ट्राइंगल रूल से देख पा रहे हैं कि ये वेक्टर हो जाएगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसी तरीके से Q3 और Q2 को कनेक्ट करने वाले वेक्टर को भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये वेक्टर अगेन ट्राइंगल रूल से क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं Q2 चार्ज की, ठीक है, मैं सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं, Q2 चार्ज की, है ना। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हम लोग देख रहे हैं कि एक फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक फोर्स कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा Q2 पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 लिखूं, है ना, फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1 लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर देखिए Q1 और Q2 के बीच दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यही तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। क्लियर है बात? तो इस मैग्नीट्यूड का करना होगा स्क्वायर। और साथ ही साथ डायरेक्शन की अगर बात करें तो जो फोर्स की डायरेक्शन है इट विल बी सेम एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के अलॉन्ग हमारे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये देखना चाहें कि Q3 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, K
फिर यहाँ पर आ जाएगा Q2, फिर यहाँ पर Q3 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -Q3 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका करना होगा स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के क्या आ रही है बच्चों, ऑपोजिट आ रही है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है ना ये। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस टाइम्स, है ना, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और इसे डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हमें इसे क्यूब कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे को यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहिए था ना। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग चाहते हैं कि Q2 पर नेट फोर्स 0 लगे तो इन दोनों फोर्सेस, है ना, का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो K Q2 Q3, फिर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन इधर क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, प्लस इधर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं Q3 की बात करूं, ठीक है, तो Q3 पर एक फोर्स लगा रहा होगा Q2 और एक फोर्स लगा रहा होगा Q1, ठीक है। तो Q3 पर Q1 कितना फोर्स लगा रहा होगा, आइए सोचते हैं। तो फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q1, ठीक है, तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, चलिए सोचते हैं। तो देखिए बच्चों, फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q1 हो जाएगा K मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 हो जाएगा माइनस Q3 मल्टीप्लाइड बाय Q1 अपॉन, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है Q1 और Q3 के बीच की, वो हो जाएगी R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, इसका मॉड, और इसका हमें करना होगा स्क्वायर। अब फिर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि Q3 पर जो फोर्स है ना, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि Q1 जो है वो Q3 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ऑपोजिट टू R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा माइनस टाइम्स R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इसे डिवाइड कर देना होगा खुद इसी के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है, ताकि यूनिट वेक्टर बन जाए। तो ये 2 का क्या बन जाएगा, सिंपली 3 बन जाएगा। ऑल राइट। अब सोचते हैं बच्चों कि Q3 पर Q2 कितना फोर्स लगाएगा, है ना, तो फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q2, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड लिख देंगे K माइनस Q3 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे पहले तो। क्लियर ही बात। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि Q3 पर जो फोर्स है जो Q2 लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, इट विल बी along the same direction as that of R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और इसे डिवाइड करना होगा इसी के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए ताकि Q3 पर नेट फोर्स 0 लगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, K माइनस Q3 Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मॉड्यूलस के क्यूब से, है ना, प्लस क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा K Q3 Q1, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाय R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर है, अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, तो मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन हासिल कर लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ठीक है,
इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए इस बात को अगर हम लोग समझें और इस दूसरी इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले देखिए k गायब हो जाएगा और Q3 गायब हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, Q1 मल्टीप्लाइड बाय R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन, यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से लिखूंगा, मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 2। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर भी मैं किस तरीके से लिखूंगा, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर की पावर 2, है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत तो आई नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या देख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर है। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ना, ये भी क्या है बच्चों, ये भी यूनिट वेक्टर है। और ये दोनों यूनिट वेक्टर क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q1 अपॉन, है ना, Q1 अपॉन मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर की पावर 2। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ रूट ले सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, it will become equal to under the root of Q2 multiplied by magnitude of R3 वेक्टर minus R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर और R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इन दोनों के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, राइट। तो मान लीजिए बच्चों मैं इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर है उसके थोड़ी देर के लिए क्या नाम दे रहा हूँ, आर कैप नाम दे रहा हूँ। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर द रूट ऑफ Q1 मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप, ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, मल्टीप्लाइड बाय आर कैप, है ना। LHS और RHS में मैंने यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर रखी है, आर कैप रखी है। तो अब ये देखिए ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाता है, और उसी तरीके से ज़रा देखिए कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, और ये बन जाएगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर इज सेम एज अंडर द रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो यहां से हम लोग क्या कोशिश करेंगे, R3 वेक्टर को फाइंड आउट करने की। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय R3 वेक्टर, ठीक है, और इसमें क्या हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे अंडर द रूट ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय R3 वेक्टर। ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ Q1 इंटू R2 वेक्टर। क्लियर है ये बात। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि और क्या ऐड होगा इसमें, अंडर द रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाइड बाय R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात। तो यहाँ से देखिए हमारे पास स्ट्रेट अवे R3 वेक्टर कितना आ गया, तो वो आ गया अंडर द रूट ऑफ Q1 R2 वेक्टर प्लस अंडर द रूट ऑफ Q2 R1 वेक्टर, और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना होगा, तो देखिए इस पूरे को हमें डिवाइड करना होगा अंडर द रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q1 के साथ। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने Q3 चार्ज के पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये बात। अब चलिए हम लोग कोशिश करते हैं Q3 को फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये रही इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में पहले हमारे को दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि R3 वेक्टर मालूम नहीं था। अब R3 वेक्टर मालूम पड़ गया तो हम लोग Q3 को निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए K तो यहाँ पर गायब हो जाएगा, फिर Q2 भी यहाँ पर देखिए गायब हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं Q3 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की पावर 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना, इसके मॉड की पावर 3 के बराबर। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि Q3 मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई कर दें, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन, देखिए अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, और साथ में यहाँ पर और क्या लिख दे रहा हूँ, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर की पावर 2। ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इससे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, तो देखिए मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और फिर से मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। तो अगेन आप देखिए कि मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है, तो ये बेसिकली क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि ये दोनों ही सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हैं। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास देखिए आ जाएगा Q3, है ना, Q3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं Q3 इज इक्वल टू माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। डिवाइड किससे करना होगा हमारे को, मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इन लोग के लिए यूनिट वेक्टर भी सेम आएगा, जिसे मैं लेटर से R कैप कह दे रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर R कैप से इसे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसे भी R कैप से, इसे भी R कैप से और इसे भी R कैप से, तो मेरे को नहीं लग रहा कि इक्वेशन में कोई भी चेंज आएगा। क्लियर है ये बात? लेकिन बच्चों इससे हमारे को एक फायदा जरूर हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कह सकेंगे, हम लोग कह सकेंगे कि Q3 इज इक्वल टू माइनस Q1 मल्टीप्लाइड बाय R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर की पावर 2 अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 2, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर वो पूरा का पूरा वेक्टर बन जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे को Q3 निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, और उसकी वजह यह है कि हमने R3 वेक्टर ऑलरेडी जो है वो निकाल रखा है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से देखिए बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, माइनस Q3 इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस, अब R1 ये जो R3 वेक्टर है उसको हमें एज इट इज पुट करना होगा, तो वो कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q1 R2 वेक्टर प्लस अंडर द रूट ऑफ Q2 R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात? और इसे डिवाइड किससे करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q1। क्लियर है ये बात? और इस पूरे का हमें क्या करना होगा, इस पूरे पर जो है हमें करना होगा स्क्वायर। क्लियर है? और साथ ही साथ देखिए डिनोमिनेटर में तो एज इट इज क्या आ जाएगा, तो देखिए बच्चों एज इट इज जो है हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 2। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और ये क्या बन जाएगा, माइनस Q3 इज इक्वल टू Q1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इसकी पावर 2। फिर इधर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग LCM ले सकते हैं ना,
अगर एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q1। फिर इधर आ जाएगा देखिए R2 वेक्टर इंटू अंडर रूट Q2 प्लस R2 वेक्टर इंटू अंडर द रूट ऑफ Q1। फिर माइनस क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q1 इंटू R2 वेक्टर। फिर आ जाएगा माइनस टाइम्स अंडर द रूट ऑफ Q2 इंटू R1 वेक्टर। क्लियर है ये बात? और इस पूरे को करना होगा स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि अंडर द रूट ऑफ Q1 इंटू R2 वेक्टर जो है ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास फाइनली माइनस Q3 कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है Q1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q2 इंटू R2 वेक्टर। फिर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर द रूट ऑफ Q2 इंटू R1 वेक्टर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q1 और बाहर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, एक और मजेदार चीज यहाँ पर हो रही है और वो ये है कि यहाँ पर Q1 है ना मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर रूट Q2 का स्क्वायर होना है तो ये Q2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन वो तो ये डिनोमिनेटर के R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, माइनस Q3 इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या रह जाएगा, अंडर द रूट ऑफ Q2 प्लस अंडर द रूट ऑफ Q1 की पावर 2। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि माइनस Q3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, और माइनस Q3 जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि Q3 खुद क्या है बच्चों, नेगेटिव है। क्लियर है ये बात? तो इसी के साथ बच्चों हमने इस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।